खबर, अयोध्या में मुतनाज़ा अराजी पर चिरागा की इजाजत मांगी गई। वीएचपी मुतनाज़ा जगह पर दीप उत्सव मुनक्किद कराना चाहती है। दिवाली पर मुतनाज़ा जगह चिरागों से रोशन करना चाहती है वीएचपी। दिवाली की रात प्रोग्राम मुनक्किद करने का मंसूबा है वीएचपी का। आपको बता दें, इंतजामिया की तरफ से दफा 144 नाफिज करने के बाद ये मांग की गई है। काफी अहम खबर इस वक्त की, अयोध्या में मुतनाज़ा अराजी पर चिरागा करने की इजाजत मांगी गई है। वीएचपी जो है इसकी इजाजत मांग रही है। दिवाली पर मुतनाज़ा जगह चिरागों से रोशन करना चाहती है वीएचपी। आपको बता दें, इंतजामिया की तरफ से दफा 144 नाफिज है, जिसके बाद ये मांग वीएचपी की जानिब से की जा रही है। हमारे नुमाइंदे निमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमेश, आपसे जानना चाहेंगे, वीएचपी ने जो ये मांग की है, इसको लेकर कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जी मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि जो वीएचपी के लोग हैं, उन्होंने ये मांग किया था कि हमको भगवान रामलला के प्रांगण में 51 दीप जलाने की अनुमति मिले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए उनकी परमिशन नहीं दिया है। जो यहाँ पर आयुक्त हैं, उनको ये वही रामलला के यहाँ पर रिसीवर है और रामलला के रिसीवर ने इसको परमिशन नहीं दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण का कल हाजी महबूब ने विरोध कर दिया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब के विरोध के बाद एक अलग सी गर्माहट आ गई है पूरे मामले में। उन्होंने कहा था कि यदि दीपोत्सव के दौरान वहाँ पर दीप जलाने की अनुमति देते हैं तो फिर हमको नमाज अदा करने की भी अनुमति देना चाहिए। ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरीके की प्रक्रिया फिलहाल आएगी, लेकिन अभी सभी बातों पर विराम लग गया है और जो अनुमति नहीं मिली उससे एक माहौल बदला है। अब कोई नया कार्य राम जन्मभूमि के प्रांगण से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन में है और वहाँ पर जो नियुक्त रिसीवर होते हैं वो अयोध्या जिले के कमिश्नर होते हैं और कमिश्नर ने फिलहाल इस पूरे मामले पर अनुमति न देकर विराम लगा दिया है। जी बिल्कुल निमेश, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अयोध्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कहा, 5 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद थी, इसी हालत में मस्जिद हमें सौंपी जाए। 1989 तक हिंदू फरीकों ने मालिकाना हक नहीं मांगा था। अदालत सिर्फ मुस्लिम फरीक से सवाल कर रही है, राजीव धवन का ऐसा कहना है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर समाअत जारी है। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कहा कि 5 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद थी, उसी हालत में मस्जिद हमें सौंपी जाए। उन्होंने कहा, 1989 तक हिंदू फरीकों ने मालिकाना हक मांगा ही नहीं। राजीव धवन ने सवाल किया, अदालत सिर्फ मुस्लिम फरीक से ही सवाल कर रही है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की मीटिंग में मीडिया को कवरेज से मना कर दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि बोर्ड के चेयरमैन के इशारे पर मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया है। मीटिंग में कई फैसले जो है चेयरमैन ने कराने की कोशिश की है, जिनकी मुखालफत बोर्ड के अरकान कर रहे हैं। साथ ही साथ बोर्ड के जो अरकान हैं, उन्होंने काफी मुखालफत की। वहीं चेयरमैन ने मीटिंग में फैसलों को मंजूर कराने की कोशिश की और इसी सब में मीडिया को इस मीटिंग की कवरेज करने से रोक दिया गया। पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, क्या वजह है इसकी कि बिहार में जो मदरसा एजुकेशन की मीटिंग होनी है, उससे मीडिया को कवरेज करने से मना कर दिया गया? देखिए मुनज्जा, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मदरसा बोर्ड के मेंबरों की मीटिंग में मीडिया कवरेज नहीं करें। हम लोग खुद लगातार कवरेज करते आए हैं और कभी कोई इस तरह का मसला पेश नहीं आया। इस बार जो है चूँकि मीटिंग काफ़ी दिनों बाद हो रही है और अदालत के कहने के बाद, उसके हुक्म के बाद चेयरमैन ने ये मीटिंग मुनक्किद की है, जिसमें तमाम बोर्ड के मेंबर शिरकत कर रहे हैं। और इस बार जो है चेयरमैन ने बाकायदा कवरेज से रोका है। हम लोगों को कवरेज की इजाज़त नहीं मिली, यहाँ तक कि विजुअल बनाने की भी इजाज़त नहीं मिली। आपको बताएं मुनज्जा कि जो मीटिंग में अभी चल रहा है कि मेंबर जो सवाल उठा रहे हैं कि चेयरमैन ने खुद अकेले जो फैसले लिए हैं मदरसा बोर्ड में, मुख्तलिफ फैसले लिए हैं, जिस पे पूरे बिहार में हंगामा मचता रहा है, तब जाकर ये मामला अदालत में गया था। उन फैसलों को मीटिंग के मेंबर नहीं मानते हैं। उनके मुताबिक जो साबका फैसला है वो चेयरमैन जाने, चेयरमैन ने अगर काम किया है तो उसका जवाब वो चेयरमैन देंगे।
लेकिन अब जो चीज़ें आएंगी और मदरसा बोर्ड में जो भी फैसले होंगे, बोर्ड के मुताबिक बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, उसकी मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड के मेंबरों से मंजूरी के बाद ही चेयरमैन कोई फैसला ले सकते हैं। एक और बड़ा सवाल है कि बिहार हुकूमत मदरसा बोर्ड को सिर्फ 25 लाख रुपया ग्रांट देती है और मदरसा बोर्ड का सालाना खर्च करीब 77-78 लाख रुपये है, यानी मदरसा बोर्ड अपने रिसोर्सेज से मदरसा बोर्ड को चलाता है। तो ऐसे में मदरसा बोर्ड के पास जो रिजर्व फंड है, मदरसा बोर्ड के मेंबरों का कहना है कि उस रिजर्व फंड को भी चेयरमैन ने बगैर मदरसा बोर्ड के मेंबरों की मंजूरी के उसको खर्च किया है। प्लस मदरसा बोर्ड का बजट कितना होना चाहिए साल में, ये मदरसा बोर्ड के मेंबर को नहीं मालूम है। मदरसों के अखराजात जो हैं, जो फैसले लिए गए हैं और जो चीज़ें खरीदी गई है, मदरसा बोर्ड के मेंबर को नहीं मालूम है। मीटिंग से निकलकर मदरसा बोर्ड के एक मेंबर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहम्मद इरशादुल्लाह ने हमें बताया कि ये फाइनेंशियल मैटर को भी तय करने की ज़रूरत है और इस पर भी मेंबर चेयरमैन के सामने जो है इस बात को रखे हैं कि अगर मदरसा बोर्ड में किसी भी तरह का फाइनेंशियल मामला आए, खरीदने कोई चीज़ खरीदना हो या खर्च करना हो, तो उसकी जानकारी मदरसा बोर्ड के मेंबर को होनी चाहिए और मदरसा बोर्ड का भी सालाना कुछ बजट होना चाहिए। और मदरसा बोर्ड में जो रिजर्व फंड है, एक जानकारी के मुताबिक करीब 4 करोड़ से ज़्यादा रकम जो है मदरसा बोर्ड में रिजर्व है, जिसमें आधे रकम को जो है चेयरमैन ने खर्च कर लिया है, ऐसा मदरसा बोर्ड के मेंबर का कहना है। अब कितने खर्च किए हैं ये बाद में जांच का सब्जेक्ट है, लेकिन मदरसा बोर्ड के मेंबरों ने ये भी कहा है कि जो पैसे खर्च किए गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच कराई जानी चाहिए कि किस तरह से ये पैसे खर्च किए गए। चूँकि मदरसा एक्ट के मुताबिक चेयरमैन 1 लाख रुपया से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो फिर किसकी मंजूरी से उस रिजर्व फंड को निकाला गया और खर्च किया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा अहम मसला है मदरसों के इल्हाक का। एक बड़ी तादाद में जो है मदरसों का इल्हाक ख़त्म किया गया है। बोर्ड के मेंबर इस बात को मानते हैं कि मदरसों का इल्हाक ख़त्म नहीं होना चाहिए। इल्हाक ख़त्म होने से जो मदरसे से जुड़े असातिज़ा थे वो सड़क पे हैं, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई है, वो दाने दाने को मोहताज हैं। बोर्ड के मेंबर ये मानते हैं कि उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि मदरसा को एकदम से इल्हाक ख़त्म कर दिया जाए, टीचरों की तनख्वाहें रोक दी जाए, ये वापस होना चाहिए। इस पर भी जो है बात हो रही है कि इस मसले को भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और इस तरह से कोई चेयरमैन तानाशाही के शक्ल में जो है कोई फैसला नहीं ले सकता है। साथ में बोर्ड के मेंबर ने यह भी कहा कि बोर्ड तभी चल सकता है जब मुत्तहिदा तौर पर जो है कोई फैसला हो या बोर्ड के मेंबर जो है साथ में मिलकर यूनाइट होकर जो है कुछ फैसला करें और मदरसों के डेवलपमेंट के सिलसिले में या मदरसा तालीम के डेवलपमेंट के सिलसिले में जो है गौर किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चेयरमैन अपनी तौर से अपने अकेले चलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा बोर्ड के मेंबर कह रहे हैं। साथ में एक और मुद्दा है कि यहाँ बहाली जो है चेयरमैन ने अपनी मर्जी से जो है कई सारी बहालियाँ की हैं, जिसमें उनके ब्लड रिलेशन के लोग भी शामिल हैं। इस पर भी बोर्ड के मेंबरों ने एतराज़ किया है और ये कहा है कि 2014 में बिहार में कानून बना था जिसमें यह था कि जो स्टेट मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं, जो मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं, वो लोग अपने रिश्तेदार को अपने ऑफिस में बहाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर किस ग्राउंड पे बहाली हुई है, इस पर भी मेंबरों को बोर्ड पर क्या कुछ असर रहता है और अरकान जो है आगे क्या कुछ इकदाम लेंगे कि किसी तरह का कोई गलत फैसला जो है बोर्ड पर ज्यादा फर्क ना डाल सके, ज्यादा नुकसान ना कर सके। महफूज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल खिदमात बहाल कर दी गई है। आपको बता दें 5 अगस्त को मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई थी जम्मू कश्मीर में और अब वादी में पोस्टपेड मोबाइल सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि लैंडलाइन सर्विसेज पहले ही बहाल कर दी गई थी और अब पोस्टपेड मोबाइल खिदमात बहाल करने से लोगों को और राहत मिलेगी। करीब 70 दिनों के बाद जो है यहाँ पे इन्होंने जो है पोस्ट पेड सर्विस गवर्नमेंट द्वारा जो है आज बहाल कर दी गई है। अच्छा स्टेप है, एक्साइटेड है लोग, क्योंकि अगर देखा जाए आज बहुत दिनों के बाद इन लोगों से बात करने का मौका मिला, अपने रिश्तेदारों से बात करने का मौका मिला। इससे पहले लैंडलाइन की बात हुई थी, लैंडलाइन सबके पास है नहीं, पोस्ट पेड कनेक्शन बहाल कर दिए गए। हमने बात की, अपने रिश्तेदारों से बात की, बाहर फ़ोन किया, अच्छा है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर प्रीपेड्स भी जो है उनको बहाल कर दे, क्योंकि यहाँ पे अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देखें तो प्रीपेड्स का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स की बात करें, दुकानदारों की बात करें, ट्रेडर्स की बात करें तो वो तो प्रीपेड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पोस्ट पेड सबके पास है नहीं। एक अच्छी मैसेज है कि फ़ोन खुल रहे हैं। मेरे पास पोस्ट पेड नहीं, मेरे पास प्रीपेड है। हम उम्मीद यही रखते हैं कि मेरे जेब से भी रिंग निकल जाए जब पोस्ट पेड खोला जाए। और इंटरनेट भी आप वो खुद देखिए कि वो नेशन कैसे डेवलप होगा जिसमें इंटरनेट ना हो, जिसमें कॉलिंग ना हो। ऊपर से मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक एज ए स्टूडेंट बात कर सकता हूँ कि ऑल इंडिया अब हमें आर्टिकल स्पेशल स्टेटस के बाद अब हमें ऑल इंडिया कम्पीट करना है। तकरीबन 70 रोज़ बाद आज सरकार ने बिलाखिर
पोस्ट पेड सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है। यहाँ पे आज अगर बात करें तो सरकारी अहकामात के मुताबिक आज 12 बजे से ही जितने भी पोस्ट पेड फ़ोन्स हैं वो चलना शुरू हो गए। यहाँ पे लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों ने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, जिससे कि लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। हालांकि लोगों की मांग ये भी है कि इसके बाद अब इंटरनेट को रेस्टोर कर दिया जाए या ब्रॉडबैंड को रेस्टोर कर दिया जाए। ताहम लोगों का मानना है कि इससे काफ़ी हद तक जो है लोगों को राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे जो नॉर्मलसी है उसको रेस्टोर करने में भी काफ़ी सारी फ़ायदा हो सकता है इस टेलीकम्युनिकेशन को रेस्टोर करने से। अब आगे देखना ये होगा कि टेलीकम्युनिकेशन रेस्टोर करने के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्या ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ या इंटरनेट फैसिलिटीज़ को भी रेस्टोर किया जाता है या नहीं। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर में आज 70 दिन के बाद मोबाइल फोन सर्विसेज पोस्ट पेड शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो फोन पिछले कई दिनों से बंद थे, 2.5 महीने से ज्यादा के अरसे से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप नाम बताइए अपना। जसविंदर सिंह। फोन सर्विसेज बहाल हो गई, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। क्या मुश्किलात थी इन दिनों में? बहुत मुश्किल थी फोन के बिना। कब आपके कितने टाइम पहले चला आपका फोन? अभी आज चला, अभी 12 बजे के बाद। कोई फोन रिसीव किया अभी तक? अभी कर रहा हूँ मैं। अभी आप बात कीजिए, तब तक हम बात करेंगे। आप बताइए। जी सर। नाम बताइए अपना। समीर है मेरा नाम सर। समीर, मुझे बताएं जी सर कि आज फोन बहाल हो गया 70 दिन के बाद। जी सर। क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत खुशी की बात है। परेशानियां तो बहुत ज्यादा थी। घर से सुबह इंसान निकलता था, पता नहीं होता था इंसान का कहाँ है क्या है, वो तो पता नहीं होता था। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मगर अभी पोस्टपेड ही खाली चले हुए हैं। हम चाहते हैं कि प्रीपेड भी खुलना चाहिए। पहली बात आपने किससे की आज? जी सर, मेरा दोस्त पढ़ रहा है बाहर, मैंने उसी से बात की सर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कॉल लगा उसका, तो मैंने उसको पूछा कि कैसे हो, क्या हाल चाल है, वो वगैरह। जैसा कि आप सुन रहे थे कि मोबाइल फोन सर्विसेज शुरू हो गई, लोग अपने दोस्तों से बात कर पा रहे हैं जो बाहर हैं, अपने वालिदैन से। अभी हमारे साथ जिनसे हमने बात की थी अभी उन्होंने बात मुकम्मल की है। आप यहाँ क्या करते हैं? आप यहीं रहते हैं? नहीं सर, नहीं हम जम्मू में रहते हैं। आप जम्मू में रहते हैं। बात हुई आपकी? हाँ, किसके साथ हुई? मम्मी से हुई। आपकी अम्मी के साथ बात? हाँ। मम्मी के साथ बात हुई? हाँ जी सर। तो क्या बात हुई? बात हुई, हम सब ठीक ठाक हैं उधर से। कितने दिनों में कितनी के लिए आए थे? अच्छा, घूमने के लिए आए थे। बात ना नहीं होने, जब नहीं होती थी तो बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल से ये फोन आ गया। अभी आप जरा फोन दिखाएं हमें, कैमरा स्क्रीन को दिखाएं। ये आप देख रहे हैं कि अभी फोन की घंटियां बजी है। ये राबते की घंटियां हैं। ये घंटियां जिंदगी में यहाँ मिस थी। पिछले 17 दिनों से ये घंटियां गायब थी, जो पैगाम देती थी, जो एक माँ को, एक बच्चे को, उसके घर वालों को ये खबर देती थी, एक पैगाम देती की थी इतना कि मैं खैरियत से हूँ, जहाँ भी हूँ, काम कर रहा हूँ। ये सर्विसेज अब यहाँ कश्मीर में बहाल हो गई है। एक बड़ी राहत की खबर, अभी ये पोस्ट पेड सर्विसेज बहाल हो गई हैं। कुछ टेलीकॉम सर्विसेज की परेशानी ये है कि वो अभी क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, वो उनको ये नहीं कर पाए थे, अपडेट नहीं कर पाए थे। अब वो कर सकेंगे अपडेट। लोगों के लिए ये खुशी का पैगाम कि आज मोबाइल सर्विसेज यहाँ बहाल हो गई। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे सईद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, साथ ही साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सईद, आपसे जानना चाहेंगे, पोस्टपेड मोबाइल खिदमात बहाल कर दी गई है, कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? ये जो पोस्ट पेड सर्विस को बहाल किया गया है, लोगों ने राहत की सांस ली है। खुद अगर हम अपनी बात करेंगे कि एक छोटा सा टिक्कर या एक छोटा सा स्क्रॉल लिखाने में हमें कितने पापड़ झेलने पड़ते थे, क्योंकि लैंडलाइन जो फोन है वो हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। बहुत कुछ पापड़ झेलने पड़ते थे जब हमें टिक्कर लिखाना होता था या कोई छोटा सा अपडेट कराना होता था, क्योंकि हर एक के पास लैंडलाइन नहीं था। अब ये जो पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस यहाँ पे बहाल की गई है, ये खुद हमारे लिए भी राहत की खबर है और जो आम लोग हैं वो इसका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों का ये मुतालबा है कि कम से कम गवर्नमेंट को इस टाइम जो प्रीपेड पे इनकमिंग सर्विस है उसको बहाल करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मवासलाती निजाम से फायदा मिल सके। जी मुनज़्ज़र।
परवेज, आपसे जानना चाहेंगे पोस्टपेड मोबाइल खिदमात बहाल होने से कितना फायदा होगा लोगों को, कितनी राहत मिलेगी? जी मुनज़्ज़म, बेशक ये एक बहुत ही राहत की बात है जो आज पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पे बहाल कर दिए गए हैं। मैं जैसा सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर देखें तो तकरीबन 64 लाख कनेक्शंस हैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स के वादिया कश्मीर में, जिसमें तकरीबन 40 लाख जो हैं वो पोस्टपेड मोबाइल्स हैं। मतलब कि 40 लाख फ़ोन्स तकरीबन आज रेस्टोर हो गए हैं। अब इसमें ये मसला है कि काफ़ी क्योंकि पिछले 70 दिनों से लगातार बंद रहा था यहाँ पे इंटरनेट वगैरह, तो काफ़ी लोगों ने अपने फ़ोन्स रिचार्ज नहीं किए हैं, बिल्स नहीं भर पाए हैं, तो कुछ कनेक्शंस अभी भी बैठे हुए हैं। ताहम ज़्यादातर अगर हम देखें, ज़्यादातर जो पोस्टपेड मोबाइल्स हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। लोगों ने अपने अजीज़ व अकराब से रब्ता किया है, लोग बात कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर अगर हम मुख्तलिफ शोबाजात की बात करें, चाहे वो सहाफ़त का शोबा हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे ट्रेडर्स हो, सबको बेहद परेशानियां थी मोबाइल फ़ोन बंद होने की वजह से। हमने कुछ स्टूडेंट्स से बात की तो स्टूडेंट्स का भी कहना था कि किसी हद तक उनको राहत मिल सकती है मोबाइल फ़ोन खुल जाने से। ताहम उनकी मांग थी कि इंटरनेट जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए, क्योंकि इंटरनेट की वजह से उनकी पढ़ाई में जो है वो काफ़ी आसानी होती है। ऐसे ही ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पे, इन ट्रेडर्स का भी मानना था कि जो बाहर इनके कस्टमर्स हैं उनके साथ रब्ता करने में इनको अब काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि पोस्टपेड अब बहाल हो गए हैं। तो हम उनका भी यही कहना था कि जो इंटरनेट की वजह से वो अभी अपना GST वगैरह नहीं भर पा रहे हैं या टैक्सेस अभी नहीं भर पा रहे हैं, वो इंटरनेट के बाद ही वो मुमकिन होगा। अगर हम सरकारी तर्जुमान के हवाले से बात करें तो उनका यही कहना था कि जो ये पोस्टपेड सर्विसेज हैं इनको बहाल करने के चंद दिनों बाद ही जो है बाकी जो प्रीपेड सर्विसेज है उनको भी रेस्टोर कर दिया जाएगा। हालांकि इंटरनेट के हवाले से अभी उन्होंने कोई वाजिया बात नहीं की थी, ताहम पोस्ट प्रीपेड मोबाइल्स के हवाले से उनका कहना था कि कुछ दिन बाद ही वो भी रेस्टोर हो जाएंगी। उम्मीद यही की जा सकती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये जल्द से जल्द रेस्टोर हो यहाँ पे, क्योंकि लोग पिछले 70 दिनों से काफ़ी मुश्किलात में हैं। यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन ब्लॉकेट की वजह से। बेशक आज का जो ये इक़दाम है इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है रिलीफ लोगों को मिलेगा। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज। सईद, आपसे जानना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं और जिनका जो टच में नहीं रह पा रहे थे अपने घर वालों के साथ, काफ़ी परेशानियां हो रही थी, पोस्टपेड बहाल होने से क्या उनको सहूलत होगी या फिर अभी भी इंतजार इस बात का है कि प्रीपेड सर्विसेज बहाल हो तब जाके कनेक्टिविटी जो है सही से उन स्टूडेंट्स को हासिल हो पाएगी? देखिए मुनज़्ज़ा, ये जो पोस्टपेड सर्विस बहाल की गई है, अगर हम बात करेंगे जो वर्किंग क्लास है हमारी सोसाइटी का, उनके पास पोस्टपेड मोबाइल है, लेकिन इस टाइम लोगों की डिमांड है कि जो प्रीपेड मोबाइल है उसमें कम से कम इनकमिंग सर्विस जो है वो बहाल की जाए, ताकि उनके जो बाहर जो अपने अजीज अकार बाहर पढ़ रहे हैं वो उनके साथ राब्ते में रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जो टेलीकॉम सहूलियात है उससे फायदा मिले। इसलिए लोगों की इस वक्त यही डिमांड सामने आ रही है कि प्रीपेड जो मोबाइल सर्विस इसमें इनकमिंग सर्विस को बहाल किया जाए पूरी तौर पर। बिल्कुल सही। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रोहित कंसल ने भी कहा था कि पोस्टपेड मोबाइल सर्विसेज बहाल होने से टूरिज्म को काफ़ी फ़ायदा होगा, सयाहों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो क्या पोस्टपेड सर्विसेज बहाल होने से सयाहों की परेशानियां कम होंगी, क्योंकि इंटरनेट और प्रीपेड भी काफ़ी ज़्यादा लाजमी है उनके कश्मीर सैर के लिए? जी मुनज़्ज़ा, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें तो आजकल के दौर में टेलीकम्युनिकेशन के बगैर ज़िंदगी पूरी ठप हो जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो टूरिस्ट जो सयाह यहाँ पे आएंगे वो अब अपने घर वालों से रब्ता कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए, उनको अपनी खबर दे सकते हैं, उनको अपनी लोकेशन दे सकते हैं कि वो कहाँ पे हैं, वो किस तरह से यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे सेफ़ हैं कि नहीं हैं। ये सारी अपडेट्स जो हैं वो अपने घर वालों को वो टेलीफोन के ज़रिए आप दे सकते हैं। हालाँकि इंटरनेट की कमी तो अभी भी यहाँ पे सयाहों को काफ़ी सारी महसूस होगी, क्योंकि जो ऑनलाइन टिकटिंग वगैरह है या बाकी जो टूर एंड ट्रैवल जो पैकेजेस वगैरह हैं वो सारे ऑनलाइन ही होते हैं, इंटरनेट के ज़रिए ही उनको देखा जा सकता है, वो बुक किए जा सकते हैं। ताहम कुछ जगहों पे सरकार ने यहाँ पे अब शुरू किया है इंटरनेट की फैसिलिटीज़ का जो सेंटर्स कायम किए हैं। जैसे हमने कल ही देखा गुलमर्ग में 3-4 जगहों पे ऐसी फैसिलिटीज़ कायम कर दी गई हैं जहाँ पे
सयाहों को इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। कुल मिला के देखें तो दोनों चीज़ें लाजमी है। एक सयाह के लिए यहाँ पे आने के लिए इंटरनेट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि टेलीकम्युनिकेशन का होना। हाँ, इतना ज़रूर है कि टेलीकम्युनिकेशन बहाल होने की वजह से सयाह अब अपने घर वालों को एग्जैक्ट अपडेट दे सकते हैं कि वो किस बजे कितने बजे कहाँ पे थे और किस तरह से वो सुरक्षित है यहाँ पे कश्मीर में। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, और जिस तरह से ट्रेडर्स या बिजनेस सेक्टर को काफ़ी हज़ारों करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था कम्युनिकेशन न होने की वजह से, अब पोस्टपेड सर्विसेज बहाल होने से क्या वापस से बिजनेस जो है किसी हद तक स्टेबल होना शुरू हो जाएगा? बेशक मुनज़्ज़ा, देखिए कारोबार जो है आजकल कारोबार मेन जो कारोबार चलता है वो इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की वजह से ही चलता है। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यापारी थे, ये जो कारोबारी यहाँ पे थे, उनको काफ़ी सारी दिक्कत होती थी। जो अपने काउंटर पार्ट्स उनके हैं बाहर, उनके साथ टेलीकम्युनिकेशन का राब्ता बनाने में, उनके साथ उनके ऑर्डर्स लेने में या उनको अशिया फराहम करने में यहाँ से, तो काफ़ी सारा इसकी वजह से जो है काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। तकरीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा जो बताया जा रहा है अभी तक नुकसान का होने का अंदेशा है, जो कि बंद की वजह से भी हुआ है और टेलीकम्युनिकेशन ठप होने की वजह से भी हुआ है। तो बेशक अब एक राहत की सांस ट्रेडर्स भी लेंगे। हालांकि जैसा मैंने कहा कि ट्रेडर्स के लिए मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी के साथ साथ इंटरनेट का होना भी लाजमी था, क्योंकि उनके ट्रेडर्स का कहना है कि वो GST नहीं फाइल कर रहे हैं या जो बाकी जो टैक्सेस हैं वो फाइल नहीं कर रहे हैं वो अभी पूरी तरह से, या जो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं उनके मेल्स के ज़रिए, ख़ासतौर अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स में जो बाहर से फॉरेन कंट्री से ऑर्डर्स आते हैं वो रिसीव नहीं कर पाते हैं अभी भी, इनफैक्ट इंटरनेट न होने की वजह से। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अब हालात चूँकि दिन ब दिन साजगार होते जा रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि अब मोबाइल फ़ोन्स के बाद अब सरकार का अगला कदम शायद इंटरनेट फैसिलिटीज़ हों, शायद फ़िलहाल के लिए ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ को चालू करें, क्योंकि ज़रूरत अब काफ़ी बढ़ चुकी है इन सब चीज़ों की, चाहे स्टूडेंट्स कम्युनिटी हो, ट्रेडर्स हो यहाँ पे, या आम लोग भी हों। तो इंटरनेट रेस्टोर करने की ज़रूरत अब काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे, क्योंकि लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। साथ ही साथ सईद, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।